नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में कि RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे इसको किसी भी डिवाइस के अंदर सेट किया जाता है, क्या इसके पैरामीटर रहते हैं और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप आज इस वीडियो के अंदर आप ये सारी चीज़ें जानोगे। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो पिछली वीडियो जो पार्ट 1 है उसके अंदर इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को बड़े अच्छे से समझा रखा है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो न्यू व्यूअर हैं और आपको भी जिन्होंने पहले वीडियो देख रखा है वो सारी चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाएँ, जो भी चीज़ें आज इस्तेमाल में हो वो आपको फिर से याद आ जाए। तो इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं? देखिए, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है दो डिवाइसेस के बीच में इंडस्ट्री के अंदर। तो ये अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमारे पास होते हैं, जैसे RS-232, RS-485, मोडबस, ईथरनेट, कैन बस, प्रोफीबस, प्रोफीनेट, CC लिंक। ये डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलते हैं। इनकी हर एक की अपनी एक स्पेसिफिकेशन रहती है। किसी में आप स्पीड बेटर मिलेगी, किसी में आप ज़्यादा दूरी तक कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं जिनके थ्रू हम इंडस्ट्रियल जो डिवाइसेज हैं हमारे, जैसे PLC, VFD, HMI, सर्वो, इन सभी को आपस में क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो किसके थ्रू कर सकते हैं? इन इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू हम ये सारा काम कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का क्या काम है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए मेरे पास कोई कंप्यूटर है, इंडस्ट्री के अंदर PLC लगा हुआ है, HMI लगा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो PLC है इसका डाटा इस कंप्यूटर के अंदर मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, यहाँ से डेटा यहाँ चला जाए। ये जो HMI है इसका डेटा मैं चाहता हूँ कि इस कंप्यूटर में मैं देख लूँ, या इस HMI का डाटा मैं चाहता हूँ कि इस PLC के अंदर एक्सेस कर पाऊँ। तो इस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि अलग अलग टाइप की मेरी PLC और HMI लगी हैं, उनको आपस में मैं कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ, उनका डाटा आपस में इंटरचेंज करना चाहता हूँ, मैनी कंप्यूटर्स मैं जोड़ना चाहता हूँ, कोई सेंसर है उसका वैल्यू मैं चाहता हूँ, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई VFD है, कोई सर्वो लगी हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं, इनका डाटा आपस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरचेंज हो। जो डेटा इस PLC में है वो HMI के अंदर भी मेरे को दिखे। मान लीजिए कोई टाइमर की वैल्यू चल रही है वो HMI में दिखे। ये जो सेंसर है, मान लीजिए कोई प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, ये जो कोई प्रेशर सेंसर है ये 10 बार मेरे को वैल्यू दे रहा है कि 10 बार फील्ड के अंदर प्रेशर अभी हो रखा है। मैं चाहता हूं कि ये 10 बार मेरे को यहाँ HMI के ऊपर दिखाई दे। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ वैल्यू चल रही है, मैं चाहता हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट की जो स्पेसिफिकेशन है टेस्ट की वो यहाँ पे दिखे मेरे को। मैं चाहता हूँ कि इस VFD के पैरामीटर मेरे को इस कंप्यूटर पर दिखाई दें। ये सर्वो जो है, इसकी सर्वो की जो मोटर की पोजीशन है जो चल रही है, अभी मोटर किस पोजीशन पे चल रही है वो मेरे को इस जो HMI लगी है इस HMI के ऊपर मेरा ये डाटा आ जाए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो इंडस्ट्री में मेनली हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे प्रोडक्ट पार्ट काउंट कर रहा हूँ मैं कहीं पे, या कुछ मेरा पैरामीटर है वो चाहता हूँ कि मैं PLC पे भी दिखे, HMI पे भी दिखे, इस कंप्यूटर पे भी दिखे। ये सारी इंफॉर्मेशन को मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ इन डिवाइसेस के बीच में। तो ये जो सारा काम है ये होगा इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की सहायता से। ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल, मतलब कि एक रूल का सेट होगा जिसके अंदर आपको कुछ स्टैंडर्ड स्टेप को फॉलो करना होगा। वो स्टेप आप जैसे फॉलो करोगे तो आपके डिवाइसेस क्या है आपस के अंदर कम्युनिकेट करने लग जाएंगे, जिस भी वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते होंगे, जिस भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को आप सेट करोगे। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स की सेट ऑफ रूल्स की, जो कुछ रूल्स बनाए गए हैं कम्युनिकेट करने के लिए, आप उनको 1 बाय 1 फॉलो करोगे तो आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब देख लेते हैं कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, कम्युनिकेशन को अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की टर्म में देखूं तो कम्युनिकेशन के अंदर एक ट्रांसमीटर होता है, एक चैनल होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर से कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है या डाटा है वो चैनल के थ्रू होता हुआ रिसीवर तक पहुंचता है। ट्रांसमीटर का काम होता है ट्रांसमिट करना सिग्नल को, और रिसीवर का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना। चैनल वो मीडिया होता है जिसके थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रेवल करती है, पहुंचती है। तो ट्रांसमिट क्या करेगा? मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मेरे को उसको ट्रांसमिट करना है, कोई डेटा है मैं उसको ट्रांसमिट करना चाहता हूं, तो मेरे पास कोई चैनल होगा। ये चैनल कोई भी मेरी कम्युनिकेशन केबल हो सकती है, ये वायरलेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चैनल की फॉर्म में। मैं इस इन्फॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचा दूंगा, किसके थ्रू? चैनल के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस होगी डेटा ट्रांसफर करना ट्रांसमीटर से रिसीवर तक थ्रू
चैनल, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन का एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें डेटा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंच रहा है चैनल के थ्रू, चैनल से होता हुआ डेटा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक यहाँ पे पहुंच रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बता रखी हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे क्या। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो आप देखिए, अगर आप वो वीडियो देख के ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये था कम्युनिकेशन का। अब देखिए कम्युनिकेशन जो होते हैं वो दो टाइप के कम्युनिकेशन हमारे रहते हैं, वन इज सीरियल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन दो टाइप के कम्युनिकेशन हमारे होते हैं। देखिए कम्युनिकेशन है तो मैंने आपको बताया कहीं पे भी अगर कम्युनिकेशन वर्ड आएगा तो क्या होगा, एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा और एक चैनल होगा जिसके थ्रू ट्रांसमीटर और रिसीवर जुड़े होंगे। जैसे अभी मैं सिंपल अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे ट्रांसमीटर की फॉर्म में हूँ, मैं सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा हूँ और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँच रही है, आप तक पहुँच रही है, आप रिसीवर हो, आप इसको रिसीव कर रहे हो। ये किसके थ्रू आ रही है, यूट्यूब के थ्रू आ रही है, तो यूट्यूब क्या हो गया, चैनल हो गया। मैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मैं ट्रांसमीटर हो गया, आप इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो, आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो काम करता है। अब सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा डेटा है, मान लीजिए मेरे को ये 4 बिट है 1 2 3 4, यहाँ पे ये जो डेटा है मेरे को इस डेटा को ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, ट्रांसमीटर से रिसीवर पे। तो सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, ये डेटा 1 बाय 1 सीरीज़ के अंदर ट्रांसफ़र होगा। सबसे पहले 1 ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद फिर 2 ट्रांसफ़र होगा, फिर 3 ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद फिर 4 ट्रांसफ़र होगा। अभी जैसे 2 पहुंच गया, फिर 3 जाएगा मेरा ट्रांसमीटर से रिसीवर में, उसके बाद फिर 4 जाएगा। तो ये सारे जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, 1 बाय 1 ट्रांसफ़र होगा। पहले 1 बिट, फिर दूसरी बिट, फिर तीसरी बिट, उसके बाद चौथी बिट। तो इसको जो सीरीज़ के अंदर डेटा ट्रांसमिशन होता है इसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के अंदर हमारा जो चैनल रहता है वो एक ही रहता है जिसके थ्रू हमारा सारे का सारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब देख लेते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर भी ट्रांसमीटर होगा, रिसीवर होगा और जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा अलग अलग चैनल से। मतलब जितना डेटा आपका होगा, जितना डेटा है उतने ही आपके पास चैनल होंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर 4 बिट का डेटा था बट चैनल कितना था, 1 था। अब यहाँ पे देखिए पैरेलल कम्युनिकेशन में मेरे पास 4 बिट का डेटा है और मेरे पास चैनल भी कितने लगे हैं, 4 ही लगे हैं, 1 2 3 4। तो हर एक चैनल से एक बिट जो है वो ट्रांसफ़र होगी और एक ही साथ ट्रांसफ़र होगी। देखिए यहाँ पे एक ही साथ सारा डेटा ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास मेरा पहुँच जाएगा। अब पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, जितनी बिट होंगी उतने ही आपके चैनल होंगे। मान लीजिए 4 बिट है तो चैनल भी कितने होंगे आपके, 4 ही होंगे। तो ये होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। हम जनरली इंडस्ट्री के अंदर सीरियल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसके अंदर एक ही कम्युनिकेशन, केवल एक ही चैनल रहता है और जो डेटा है वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। आई होप आपको सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब कि जो डेटा है वो सीरीज में 1 बाय 1 ट्रांसफर होगा, पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर एट ए टाइम ट्रांसफर होगा सारे का सारा डेटा। सीरियल कम्युनिकेशन स्लो होता है एज कम्पेयर टू पैरेलल कम्युनिकेशन। तो अब देख लेते हैं RS-232 कम्युनिकेशन। देखिए RS-232 कम्युनिकेशन के अंदर जो RS है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। तो आप RS को रिकमेंडेड स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, RS-232। अगर RS-232 है तो ये है RS-232 की फुल फॉर्म, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। अब आगे देख लेते हैं ये क्या है, इट इज़ ए सीरियल कम्युनिकेशन। RS-232 क्या होता है, इज़ ए सीरियल कम्युनिकेशन होता है। तो इसके अंदर सीरियल कम्युनिकेशन जैसे ही बोला मैंने आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या होगा, एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा और जो चैनल है वो क्या होगा, मतलब एक ही कम्युनिकेशन केबल होगी जिसके अंदर डेटा 1 बाय 1 यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो ये क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन होता है। RS-232 कब बना था, 1960 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये काफ़ी पुराना हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये आप ये समझ लीजिए कि वन ऑफ द फर्स्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो हमारा उस टाइम पे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बन रहे थे उनमें से वन ऑफ द फर्स्ट ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अर्लीस्ट स्टैंडर्ड है, वही बात यहाँ पे बताई गई है कि इट इज़ द अर्लीस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द कम्युनिकेशन वाज RS-232। और इसके अंदर क्या है, ये EIA द्वारा जो है मेंटेन किया जाता है। EIA क्या है, एक एसोसिएशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कि क्या करती है, सभी स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। तो RS-232C क्या है, एक EIA स्टैंडर्ड है।
अब RS-232 कम्युनिकेशन के अंदर देखिए दो टर्म होती हैं, एक होता है DTE और एक होता है DCE। तो इन्हीं को देख लेते हैं कि DTE और DCE क्या होता है। देखिए RS-232 के अंदर DT क्या करता है, सिग्नल जो है उनको सेंड करता है। क्या करता है, सिग्नल को सेंड करता है। DT सेंड द सिग्नल टू DCE। देखिए ये समझने वाली चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो जब आप कोई टेक्निकल मैनुअल वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही टर्म्स, यही वर्ड यूज़ कर रखे होंगे, DT DC। अब आपको इनका मतलब नहीं पता, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं यार क्या लिखा हुआ, क्या बना दिया, कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली पैरामीटर सारे सेट करके दिखाऊंगा कि कैसे RS-232 जो स्टैंडर्ड है वो काम करता है और कैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है DTE, एक होता है DCE। DTE क्या करता है, सिग्नल को सेंड करता है DC को, मतलब DT क्या होता है, ट्रांसमिशन के उसमें रहता है, DT क्या होता है, ट्रांसमिशन की उसमें रहता है। तो इसको हम एज ए ट्रांसमीटर भी मान सकते हैं, बट इसको बोला क्या जाता है, DT बोला जाता है। और DC क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल कहाँ से, DT से। तो जो DT है वो क्या करेगा, सिग्नल को सेंड करेगा किस तरफ, DC की तरफ। और DC क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा किससे, DT से। तो ये होगा DT जो सिग्नल को सेंड करेगा, यहाँ पे होगा DCE जो कि सिग्नल को रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक DT और एक DC। DT क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा, DC क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा। सेम एक ब्लॉक डायग्राम के उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। DT क्या करेगा, एक चैनल के थ्रू जुड़ेगा DC के साथ, चैनल आपकी कोई कम्युनिकेशन केबल होगी, और DT क्या करेगा, सिग्नल को सेंड करेगा कहाँ पे, DC की तरफ। DC सिग्नल को रिसीव करेगा। DT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डाटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट। DT की फुल फॉर्म क्या होती है, डाटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट। DC की फुल फॉर्म होती है डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो ये इनकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। RS-232 के अंदर DT क्या करता है, जो सिग्नल है, जो डेटा है उनको सेंड करता है। DC क्या करता है, जो डेटा है, जो सिग्नल है उनको रिसीव करता है। ठीक है, DT क्या होते हैं, DT जनरली जैसे मैंने आपको बताया वो डिवाइसेस होते हैं जो डेटा को सेंड करते हैं, जैसे आपका PLC या कंप्यूटर हो गया। DC वो डिवाइस होते हैं जो DT के साथ कनेक्टेड रहते हैं और डेटा को रिसीव करते हैं, जैसे आपके HMI और VFD हो गए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। देखिए ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और आपसे पूछा जा रहा है कि RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर प्रोटोकॉल के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप उसको पूरा बताइए ऐसे कि देखिए जी RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसके अंदर दो डिवाइसेस रहते हैं, एक DT एक DC। जो DT होता है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है, DC होता है वो डेटा को रिसीव करता है DT के थ्रू। ये आपस में एक कम्युनिकेशन केबल के थ्रू जुड़े रहते हैं। और जो DT अगर इंडस्ट्री की बात करते हो, जैसे PLC और जो कंप्यूटर वगैरह ये हमारे DT होते हैं, और HMI VFD वगैरह हमारे क्या रहते हैं, DC डिवाइस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी उनको पड़ेंगी और आपसे पूछी भी जा सकते हैं कि DT की फुल फॉर्म बताइए, DC की फुल फॉर्म बताइए, DT का फंक्शन बताइए, DC का फंक्शन बताइए। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिकल जब मैं आप करके दिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब RS-232 के अंदर जो केबल का कनेक्टर रहता है, जो केबल रहती है वो स्टैंडर्ड रहती है। देखिए इसके अंदर क्या रहती है, एक स्टैंडर्ड केबल रहती है, और इस स्टैंडर्ड केबल के अंदर क्या रहता है, एक तो 25 पिन का कनेक्टर होगा या आपका 9 पिन का कनेक्टर होगा। इस तरीके से आपका या तो 25 पिन की केबल का रहेगी आपकी, जिसके अंदर 25 पिन रहेंगी, एक फीमेल रहेगा और एक आपका मेल कनेक्टर रहेगा। ये मेल है और ये फीमेल है। और या फिर आपका रहेगा 9 पिन का DB9 कनेक्टर, D टाइप का 9 पिन का कनेक्टर। इसके अंदर आपकी 9 पिन रहेंगी, इसलिए इसको DB9 कनेक्टर बोला जाता है। जो ये 25 पिन का कनेक्टर है ये ओल्ड कनेक्टर है, पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। आजकल जो इस्तेमाल किया जाता है वो DB9, ये जो न्यू कनेक्टर है इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आजकल ये कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप में कहीं देखने को नहीं मिलता, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस के अंदर आपको यही कनेक्टर देखने को मिलता है। अब ये आपका कनेक्टर DT के अंदर भी यूज़ होता है और DC के अंदर भी यूज़ होता है। एक तरफ आपका फीमेल लगेगा, एक तरफ आपका मेल कनेक्टर रहेगा। तो जब भी आप कम्युनिकेट करोगे दो डिवाइस को, मान लीजिए मैं एक PLC और HMI को कम्युनिकेट करूंगा, तो मेरे पास PLC के अंदर भी क्या रहेगा, एक कनेक्टर रहेगा D टाइप का ऐसा, जो PLC में कनेक्ट होगा एक तरफ, दूसरा कनेक्टर रहेगा जो किस तरफ कनेक्ट होगा, HMI के अंदर कनेक्ट होगा। अब इसके लिए क्या आते हैं, अब बहुत से लैपटॉप या कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये वाला पोर्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, इस तरीके का कनेक्टर उसमें नहीं लग सकता। तो उसके लिए मार्केट के अंदर क्या आता है, RS-232 सीरियल कन्वर्टर आता है, ये जो आप देख रहे होंगे। इसमें जो ये केबल है एक तरफ से यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है और दूसरी तरफ क्या रहता है, USB रहता है, जो कि हमारे लैपटॉप के साथ जुड़ जाता है और हम लैपटॉप से किसी भी डिवाइस को RS-232 की सहायता से
कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये था केबल के कनेक्टर के बारे में कि RS-232 के अंदर जो केबल का कनेक्टर रहता है वो कौन सा रहता है, एक 25 पिन का D टाइप और एक 9 पिन का D टाइप। अब देख लेते हैं RS-232 का इंडस्ट्री के अंदर यूज़ क्या होता है। देखिए RS-232 को आप इंडस्ट्री में किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब इंडस्ट्री में देखिए मेरे पास अलग अलग तरीके के डिवाइस रहते हैं। मान लीजिए कोई कंप्यूटर है मेरे पास, या मेरे पास कोई PLC है, या कोई मेरे पास HMI है, मान लीजिए HMI है, और कोई डिवाइस लगा हुआ, कोई सेंसर लगा हुआ है फील्ड में, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, या कोई VFD लगी है, या कोई स्कैनर लगा है, या कोई प्रिंटर लगा है। मैं चाहता हूँ कि इस सेंसर, मान लीजिए सेंसर लगा है, ये कि प्रेशर सेंसर है, ये मेरे को प्रेशर का डाटा दे रहा है और अभी 10 बार मेरा प्रेशर चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 बार है इस HMI के अंदर डिस्प्ले करे मेरा, कि इस सेंसर का जो प्रेशर है वह HMI में डिस्प्ले कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस HMI को, इस सेंसर का डाटा अगर RS-232 पे आ रहा होगा और इस HMI में मैं उसको शो कराना चाहता हूँ, तो मैं कम्युनिकेशन केबल लूँगा, एक तरफ इस सेंसर पर लगाऊंगा और दूसरी तरफ इस HMI पर लगाऊंगा, और पैरामीटर सेट करूँगा इस सेंसर में और पैरामीटर सेट करूँगा इस HMI में, और मेरा कम्युनिकेशन हो जाएगा। मेरे को कुछ नहीं करना। मैं चाहता हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट का डाटा इस कंप्यूटर में आ जाए, और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी RS-232 है मेरा, और ये जो कंप्यूटर है इसके अंदर भी मेरा RS-232 का पोर्ट है। तो मैं इन दोनों को केबल से कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे पैरामीटर सेट करूंगा, यहाँ पे पैरामीटर सेट करूंगा, और इसका डाटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। मैं चाहता हूँ किसी स्कैनर का डाटा PLC में आ जाए, सेम एक केबल को जोड़ूंगा यहाँ पे, दूसरी केबल जोड़ूंगा PLC पे, इसमें पैरामीटर सेट करूंगा, इसमें पैरामीटर सेट करूंगा, मेरा डाटा यहाँ आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि VFD को कंट्रोल कर लूँ PLC से, दोनों को एक केबल के थ्रू कनेक्ट करूंगा, और इसमें पैरामीटर सेट करूंगा, इसमें पैरामीटर सेट करूंगा, और आपस में इनका डेटा इंटरचेंज हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि VFD के RPM जो मेरे हैं वो PLC से कंट्रोल हो, तो मैं PLC से RPM भेजूंगा, VFD उतनी RPM पे मेरा रोटेट करेगा। तो इस तरीके से मैं किसी भी डिवाइस को इंडस्ट्री में जो RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकता हूं, उनका डाटा आपस के अंदर इंटरचेंज करा सकता हूं, उनका आपस में कम्युनिकेशन करा सकता हूं। तो ये RS-232 का इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू से समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है सिस्टम। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ब्लूटूथ का एग्जांपल। आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने आज के टाइम पे ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया होगा। आपने भी कभी ना कभी ब्लूटूथ का इस्तेमाल अपने लाइफ में किया होगा। ब्लूटूथ का इस्तेमाल हम डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई लैपटॉप है, मैं चाहता हूँ कि इस लैपटॉप का डाटा इस कंप्यूटर के अंदर भेजूँ। मेरे पास कोई लैपटॉप है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ फाइल है, मैं चाहता हूँ कि इस लैपटॉप से इस कंप्यूटर के अंदर आ जाए। तो इसको ट्रांसफ़र करने का मेरे पास एक तरीका है ब्लूटूथ अगर मेरा है तो इन दोनों डिवाइसेस में मैं इस डाटा को ईजिली इस डिवाइस के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूं। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं इस लैपटॉप से इस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, तो मेरे को सबसे पहले इस लैपटॉप में ब्लूटूथ ओपन करना पड़ेगा, फिर इस कंप्यूटर के अंदर ब्लूटूथ को ओपन करना पड़ेगा और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा और ये जो फाइल है इस लैपटॉप से इस कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो बड़े इजीली देखिए जो डेटा था एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर आ गया, किसके थ्रू, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू। ब्लूटूथ भी क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके अंदर चैनल क्या रहता है, हमारा वायरलेस रहता है, जो वायरलेस हमारा क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करता है। अब यही काम मान लीजिए मेरे पास कोई एक लैपटॉप है और मैं इस लैपटॉप का डेटा इस मोबाइल में भेजना चाहता हूँ। अब देखिए तो अलग अलग डिवाइस हो गए, एक तो क्या हो गया लैपटॉप और एक क्या हो गया मोबाइल। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर लैपटॉप में भी मेरे पास ब्लूटूथ है और मोबाइल में भी ब्लूटूथ है, मान लीजिए मेरे को इस मूवी को सेंड करना है यहाँ से यहाँ पे, तो मैं इसको ईजिली यहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो मेरा जो डेटा है लैपटॉप से मोबाइल में चला जाएगा, किसके थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू। मैं लैपटॉप में ब्लूटूथ ओपन करूंगा, मोबाइल में ब्लूटूथ ओपन करूंगा, दोनों को आपस में पेयर करूंगा और डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ मोबाइल है, मोबाइल के अंदर मेरा कोई सॉन्ग्स वगैरह हैं और मैं सॉन्ग्स वो चाहता हूँ कि इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर मेरे प्ले हों। ये जो म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये सॉन्ग्स मेरे इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर प्ले हों। तो मैं क्या करूँगा, मोबाइल में ब्लूटूथ ओपन करूँगा, इस म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ ओपन करूँगा और इनको आपस में पेयर करूँगा और ये जो सॉन्ग्स हैं मोबाइल से मेरे इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं किसी गाड़ी में डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मेरे पास एक कार है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लूँ, तो मैं इस कार में ब्लूटूथ ओपन करूँगा और अपने मोबाइल से इस कार के अंदर डाटा मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो देखिए ब्लूटूथ की सहायता से मैंने अलग अलग डिवाइसेस के अंदर, एक मोबाइल से कंप्यूटर में कर दिया, मोबाइल से म्यूजिक सिस्टम में कर दिया, एक कार में कर दिया, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हैं, बट इनके अंदर फिर भी क्या हो गया, डाटा ट्रांसफ़र हो गया। कैसे,
ब्लूटूथ के थ्रू। क्यों? क्योंकि ब्लूटूथ क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, एक कम्युनिकेशन का सेट ऑफ रूल्स है जो जिस भी डिवाइस के अंदर हमें मिलता है उसके अंदर स्टैंडर्ड रहता है। ऐसा नहीं कि कार का ब्लूटूथ अलग होगा, मोबाइल का ब्लूटूथ अलग होगा, नहीं। जब ब्लूटूथ आ गया तो इसका मतलब चाहे वो जितने भी डिवाइसेस ब्लूटूथ सपोर्ट करते होंगे वो सारे क्या कर रहे होंगे? वो सेम तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। अब आपको ब्लूटूथ से कम्युनिकेट कराने का सिर्फ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इन सारे डिवाइसेस को मेरे को कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो देखिए, मेरे को ब्लूटूथ को ओपन करना पड़ेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा? ब्लूटूथ को ओपन करना पड़ेगा दोनों डिवाइसेस के अंदर। फिर उसके बाद मेरे को जिस डिवाइसेस से डेटा ट्रांसफर करना है उसके अंदर डिस्कवर करना पड़ेगा उस ब्लूटूथ को। मैं क्या करूंगा? डिस्कवर करूंगा। डिस्कवर करने के बाद मैं पेयर कर दूंगा। अगर कोई पासवर्ड वगैरह लगाया है तो पासवर्ड मैं उसको दूसरे डिवाइस के अंदर लगाऊंगा, वो तो मेरा जो है वो डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये क्या है? ये कुछ सेटिंग है जो ब्लूटूथ से आपको डेटा सेंड करने के लिए करनी पड़ती है दोनों डिवाइसेस के अंदर। पहले तो दोनों डिवाइसेस में ब्लूटूथ ओपन करना पड़ेगा। अगर एक का बंद है तो नहीं हो पाएगा। दोनों में क्या होगा? ब्लूटूथ ओपन होगा। फिर जिससे आपको सेंड करना है डेटा उसमें आप डिस्कवर करोगे, फिर पेयर करोगे, फिर इस तरीके से आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, आप उसको येस करोगे, एक्सेप्ट करोगे तो आपका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या एक प्रोसीजर है ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर करने का। ऐसे ही RS-232 जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इसके अंदर भी एक हमारा प्रोसीजर रहता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं जो हमें सेट करने पड़ते हैं। देखिए, ब्लूटूथ के अंदर तो वायरलेस से हो रहा है, बट RS-232 के अंदर कैसे होता है? कम्युनिकेशन केबल के थ्रू होता है। जो कम्युनिकेशन केबल अभी मैंने आपको बताई थी 25 पिन वाली और 9 पिन वाली कम्युनिकेशन केबल का हम इस्तेमाल करते हैं। वो कम्युनिकेशन केबल से आप फिजिकली डिवाइसेस को जोड़ दोगे। उसके बाद कुछ पैरामीटर आपको सेट करने पड़ेंगे दोनों डिवाइसेस में, जिससे आप डाटा सेंड करोगे। मान लीजिए मेरे पास ये एक डिवाइस है, ठीक है, और एक दूसरा ये मेरे पास B डिवाइस है। मैं इस A डिवाइस से डाटा B डिवाइस में भेजना चाहता हूं, तो इनको सबसे पहले तो मैं कम्युनिकेशन केबल के थ्रू जोड़ दूंगा। उसके बाद कुछ पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन सेट करूंगा A में, और फिर उसके बाद सेम सेट करूंगा B में। तो उसके बाद मेरा जो डेटा ट्रांसफर है वो हो जाएगा, जैसे ब्लूटूथ के केस में हुआ था। अब वही कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर देख लेते हैं कि RS-232 के अंदर कौन से वो कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर रहते हैं जो हमें सेट करने की जरूरत पड़ती है। देखिए, आई होप अब आपको समझ में आ होगा। ये क्या है? एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसलिए बनाए जाते हैं कि सारी चीजें स्टैंडर्ड हो जाएं, कि चाहे डिवाइस कहीं भी बना हो, किसी ने भी बनाया हो, अगर उसने उस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज करके बनाया है तो उसके अंदर वो चीज सेम होगी। और ये चीज सेम करने के लिए एक रूल का सेट बनाया जाता है। उसी रूल्स को फॉलो करके वो जो मैन्युफैक्चरर है वो सारी चीजें बनाते हैं, तो इसलिए इनको प्रोटोकॉल बोला जाता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो RS-232 के अंदर देखिए कौन सी वो पैरामीटर हैं जो आपको सेट करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए सेम बात लिखी है, बोथ द डिवाइसेस मस्ट बी सेट टू यूज द सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। मतलब दोनों डिवाइसेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए RS-232 कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये कौन से वो पैरामीटर हैं? सबसे पहले आपको डेटा बिट्स की जो लेंथ है वो सेट करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा बिट्स लेंथ ये आपको सेट करना पड़ेगा। पैरिटी आपको सेट करना पड़ेगा। ये क्या होता है ये आगे बताऊंगा। पैरिटी आपको सेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टॉप बिट आपको सेट करनी पड़ेगी, और आपको बोर्ड रेट सेट करनी पड़ेगी। देखिए, ये मेन 4 पैरामीटर हैं। जब आप RS-232 से किसी भी डिवाइस को कम्युनिकेट करोगे दूसरे डिवाइस के साथ, तो आपको ये 4 पैरामीटर दोनों डिवाइसेस के अंदर, इस डिवाइस में भी और इस डिवाइस में भी सेट करने पड़ेंगे। उसी के बाद आपका कम्युनिकेशन होगा, और ये पैरामीटर आपके सेम होने चाहिए दोनों में, A में भी और B में भी, दोनों में सेम होने चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं जो डेटा बिट्स लेंथ है ये क्या होता है। देखिए, डेटा बिट लेंथ है वो स्पेसिफाई करता है लेंथ ऑफ डाटा को, कि जो डेटा मेरा जाएगा इस डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर, जो डेटा ट्रांसफर होगा उसकी जो बिट होंगी वो उसकी जो बिट होंगी उसकी लेंथ कितनी होगी। वो 7 बिट का डाटा होगा या 8 बिट का डाटा होगा। ये 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। जैसे ब्लूटूथ के केस के अंदर ब्लूटूथ से जब डाटा ट्रांसफर कर रहा था तो एक ही ऑप्शन है, ओपन करो, डिस्कवर करो और पेयर करो। आप ये नहीं उसको कह सकते कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये ओपन क्यों करना है, ये पेयर क्यों करना है। देखिए, जो स्टैंडर्ड है वो आपको फॉलो करना है। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से अगर आपको 2 डिवाइसेस को जोड़ना है तो आपको ओपन करना है, डिस्कवर करना है, पेयर करना है। ये आपका स्टैंडर्ड है। ऐसे ही RS-232 के अंदर भी जो मैंने आपको 4 पैरामीटर बताए थे, डेटा बिट और पैरिटी बिट और स्टॉप बिट और आपका बोर्ड रेट, वो आपकी स्टैंडर्ड है। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वही आपको सेलेक्ट करने हैं। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन रहते हैं। डेटा बिट के अंदर आपका डेटा 2 बिट का जो डेटा है वो 2 टर्म्स में रहता है, तो 7 बिट का डेटा होगा आपका या फिर 8 बिट का डेटा होगा। अगर आपने एक डिवाइस के अंदर 7 सेलेक्ट किया है तो दूसरे के अंदर भी 7 ही सेलेक्ट करोगे। अगर इसमें 8 सेलेक्ट किया है तो इसमें भी 8 सेलेक्ट करोगे। अगर मान लीजिए मेरे पास एक PLC है, मैंने इसमें 7 कर दिया और दूसरी तरफ VFD है उसके अंदर 8 कर दिया, तो
मेरा जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। पीएलसी और वीएफडी दोनों के अंदर या तो 7 ही होगा या 8 ही होगा। तो इस तरीके से जब ये दोनों सेम होंगे तो ही मेरा डेटा का ट्रांसफर हो पाएगा। डेटा बिट क्या स्पेसिफाई करता है? डेटा बिट स्पेसिफाई करता है लेंथ ऑफ डाटा, कि आपका जो डेटा ट्रांसफर होगा उसकी लेंथ कितनी है, वो 7 बिट है या 8 बिट है। अब दूसरा था पैरिटी। पैरिटी देखिए क्या होता है, एक एरर चेकिंग का मेथड रहता है कि जब आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो तो उस टाइम पे कोई एरर तो नहीं आया, उसको इस पैरिटी की सहायता से चेक किया जाता है। तो ये पैरिटी के आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं RS-232 के अंदर। ये कहाँ मिलेंगे वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ समझो। इस पैरिटी के अंदर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, इवन, ओड और नन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यार क्या बताया जा रहे हैं, कहाँ मिलेगा, सब कुछ समझ में आएगा। पहले ये चीज समझो, पैरिटी के अंदर कितने ऑप्शन मिलेंगे? 3। या तो पैरिटी आपकी इवन होगी या ओड होगी या नन होगी। देखिए जब आपका एक ये डिवाइस है, एक ये दूसरा डिवाइस है, अगर आपने यहाँ पे पैरिटी को इवन सेट कर दिया तो दूसरे डिवाइस के अंदर भी क्या सेट होगी? इवन सेट होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इधर इवन कर दिया और इधर ओड कर दिया या नन कर दिया, तो आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन तो ही होगा जब दोनों तरफ सेम सेटिंग होगी। तो ये था पैरिटी बिट। पैरिटी बिट किस लिए होती है? एरर चेकिंग के लिए, कि कम्युनिकेशन के टाइम पे कोई एरर तो नहीं आया, वो इस बिट की सहायता से चेक किया जाता है। इसलिए पैरिटी बिट डेटा के साथ ट्रांसफर की जाती है फॉर द एरर चेकिंग। अब अगला स्टॉप बिट। देखिए स्टॉप बिट आपके पास 2 रहती हैं, या तो स्टॉप बिट आपकी 1 होगी या 2 होगी। या तो आपको स्टॉप बिट 1 सेट करनी है या फिर आपको स्टॉप बिट 2 सेट करनी है। अब अगला आ जाता है आपका बॉड रेट। बॉड रेट देखिए क्या होता है? बॉड रेट होता है रेट ऑफ ट्रांसमिशन, कि आपका जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो कितनी स्पीड से हो रहा है, उसको बोलते हैं बॉड रेट। तो बॉड रेट इज यूज्ड टू मेजर द Baud rate is used to measure the speed of transmission. It is describe the number of bits passing in 1 second। मतलब 1 सेकंड में जितनी बिट आपकी ट्रांसफर होंगी वही आपका बॉड रेट होगा। मान लीजिए आपकी 500 बिट 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो रही हैं, तो आपका बॉड रेट कितना हो जाएगा? 500। अगर आपकी 100 बिट 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो रही हैं तो आपका बॉड रेट कितना हो जाएगा? 100। अब RS-232 के अंदर कुछ स्टैंडर्ड बॉड रेट रहते हैं, वही हमें फॉलो करने होते हैं। वो कौन से हैं? या तो आपका 9600 आपका बॉड रेट होगा, या 19200 होगा, या 38400 होगा, या 5967600 होगा, या 115200 होगा। तो ये जो 5 ऑप्शन है यही जनरली हमें डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इनमें से हमें कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर एक डिवाइस में 966 किया तो दूसरे डिवाइस के अंदर भी क्या करना पड़ेगा? 966 ही सिलेक्ट 96000 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये वाला सिलेक्ट किया तो दोनों डिवाइसेस में ये बॉड रेट, अगर ये सिलेक्ट किया तो दोनों डिवाइसेस में ये बॉड रेट। बॉड रेट का मतलब है ट्रांसमिशन स्पीड, की 1 सेकंड के अंदर जितने बिट आपका डाटा ट्रांसफर होगा। 9600 बॉड रेट का मतलब है कि 1 सेकंड में आपकी 9600 बिट जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगी। और 11522 अगर आपने सेलेक्ट किया, इसका मतलब 1 सेकंड में आपकी 11522 जो बिट है वो आपकी ट्रांसफर हो जाएंगी। तो यह है आपकी स्पीड। तो ये था RS-232 का, कि RS-232 के अंदर कौन से पैरामीटर रहते हैं। अब ये पैरामीटर कहाँ मिलेंगे आपको जब भी आप किसी डिवाइस के अंदर कम्युनिकेशन करोगे, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए अभी मैं आपको पीएलसी के अंदर बताता हूं कि मान लीजिए मेरे को पीएलसी के अंदर ये सारी चीज़ें सेट करनी है, मेरे को RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सेट करना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक सॉफ्टवेयर खोला, ये मित्सुबिशी का सॉफ्टवेयर है, GXWorks 2 प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर मान लीजिए मैं RS-232 में किसी पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो मैंने जो आपको बताया था कि RS-232 एक स्टैंडर्ड है, जो ये 4 पैरामीटर बताए थे, वो कहाँ मिलेंगे? देखिए यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। मैं इस कनेक्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ट्रांसफर सेटअप आ जाएगा। अब देखिए कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो किसी भी कंपनी ने बनाया हो, चाहे वो किसी भी मैन्युफैक्चरर ने बनाया हो, अगर वो RS-232 को सपोर्ट करता है तो ये जो 4 पैरामीटर हैं वही पैरामीटर आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको मित्सुबिशी का दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सीरियल USB ये ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से हम RS-232 की मित्सुबिशी के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही इसको ओपन किया मेरे पास ये स्क्रीन आ गई। तो सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दिया ट्रांसमिशन स्पीड का। जो स्पीड आपको मैंने बताई थी वही स्पीड आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। 4 ऑप्शन 9.6 kbps, मतलब इसने किलोबाइट के अंदर कर दिया। 1 किलोबाइट के अंदर 1000 बिट होते हैं, तो इसलिए इसने 9.6 के अंदर कर दिया। तो वो जो वैल्यू लिखी थी वो सेम वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो 9.6 होगा, जो मैंने 9.6 आपको बताया था। अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताए थे ना, ये 9.6, तो ये 9
9.600 बिट्स पर सेकंड है, तो इसको किलोबाइट्स में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 9.6 किलोबाइट्स हो जाएगा। तो वो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये पीएलसी की सेटिंग है। ये किस चीज़ की सेटिंग है, पीएलसी की सेटिंग है। पीएलसी क्या होगा, डीटी होगा। ये मैं डीटी डिवाइस के अंदर सेट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वाला बोर्ड रेट सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद मैं सेटअप में जाऊँगा तो सेटअप में देखिए मेरे को पैरिटी, डेटा बिट्स और स्टॉप बिट्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे पैरिटी 3 बताए थे मैंने आपको, नो मतलब नन, ओड, इवन। जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ओड कर लिया तो दूसरी तरफ भी, दूसरे डिवाइस में भी क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। डेटा बिट देखिए मैंने आपको बताया था 7 या 8, 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। और आप यहाँ पे देखोगे और ऑप्शन ही नहीं है। आप अपनी मर्जी चला ही नहीं सकते कि मैं तो जी 6 करूंगा, 5 करूंगा, ऑप्शन ही नहीं है। जो ऑप्शन आपको वही सिलेक्ट करना है। स्टॉप बिट मैंने आपको बताया था 1 या 2 दोनों में से कोई एक रहेगा, तो आप 1 कर दोगे, इधर भी 1, 2 कर दोगे तो उधर भी 2। अब जैसे ही मैं सारे सेट कर दूंगा ये पैरामीटर, इसको ओके कर दूंगा तो ये पीएलसी के लिए सेट हो गए। ये किसके लिए सेट हो गए, डीटी डिवाइस के लिए सेट हो गए। ये पीएलसी के अंदर जाएंगे। ऐसे ही जो डीसी डिवाइस होगा उसके अंदर भी मेरे को सेम ये 4 चीजें मिलेंगी और ये 4 चीजें सेम सेट कर देनी होंगी। उसके बाद उस डीसी डिवाइस को, मतलब जो भी होगा मेरा, चाहे वो एचएमआई है चाहे वो वीएफडी है, मैं पीएलसी के साथ केबल से कनेक्ट कर दूंगा और मेरा जो कम्युनिकेशन है वो हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये आपको बताया मित्सुबिशी का। ऐसे ही मैं डेल्टा का खोलता हूं। देखिए डेल्टा का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे भी RS-232 दे रखा है। अब देखिए वो किसने बना रखा था, मित्सुबिशी कंपनी ने बना रखा था, एक अलग मैन्युफैक्चरर है। ये किसने बना रखा है, डेल्टा ने बना रखा है। बट दोनों के अंदर क्या है, RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अब चाहे बनाए कोई भी, प्रोटोकॉल का मतलब यही होता है कि उसको कोई भी मैन्युफैक्चरर बनाए, कोई भी बंदा बनाए, चाहे वो जापान में बनाए, चाहे वो यूरोप में बनाए, चाहे वो अमेरिका में बनाए, कहीं भी बनाए, बट वो जो स्टैंडर्ड है वो सेम मिलेगा। उसकी जो चीज़ें हैं वो आपको सेम रखनी पड़ेगी। आप नाम भी उनके चेंज नहीं कर सकते कि मित्सुबिशी वाला कहे कि मैं इसको ये लिखूंगा, डेल्टा वाला कहे जी मैं ये लिखूंगा, ओमरॉन वाला कहे मैं ये लिखूंगा। नहीं, जब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक बन गया, इसका मतलब पूरी दुनिया के लिए वो यूनिवर्सल है, सभी उसी टर्म्स को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए RS-232 को ऑप्शन दे रखा है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने ओपन किया, सबसे पहले आपको डाटा लेंथ मैंने आपको कितना बताया था, 7 या 8। देखिए 2 ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे, 7 या 8। जो भी आप सेट कर दोगे वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब सेम पैरामीटर जिस भी आप डिवाइस को इसके साथ जोड़ना चाहते हो उसमें सेट करोगे। पैरिटी मैंने आपको बताई थी, ओड, इवन या नन, 3 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जो भी आप सेट करोगे। स्टॉप बिट 1 या 2, वही देखिए वही ऑप्शन देखने को मिलेगा। बोर्ड रेट जो मैंने आपको 4 बोर्ड रेट बताए थे, 5 वही आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए इसने सीधा दिया है, किलोबाइट्स की फॉर्म में नहीं दिया, तो जो नंबर मैंने लिखे हुए थे वही हैं, 9600 19200 384 576 115200। मैंने भी आपको यही बोर्ड रेट बताई थी। और जो पैरिटी बिट और जो दूसरी चीज़ें बताई थी 7, 8 डेटा बिट, पैरिटी बिट, इवन, ओड, नॉन और स्टॉप बिट 1 और 2। तो आप कहीं पे भी सेट करो, कोई भी कंपनी ने बना रखा हो, अगर आपके पास वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, तो आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4 ये 4 चीज़ें सेट करनी है दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम, और आपको उसको कम्युनिकेशन केबल से जोड़ देना है, आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये फायदा होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का। तो RS-232 के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा सीधा है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक PLC है और मेरे पास एक HMI है, तो मैं क्या करूंगा, जो कॉन्फ़िगरेशन, जो सेटिंग मैंने बताई वो सेट करूंगा PLC के अंदर, HMI के अंदर, और कम्युनिकेशन केबल से इन दोनों को जोड़ दूंगा और मेरा क्या है, कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास एक दूसरे मेक की PLC है, मैं इसको VFD के साथ जोड़ना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो ये PLC लगा हुआ है इसके अंदर मैं अपने पैरामीटर सेट कर दूंगा, जो भी आपको मैंने बताए, पैरिटी बिट, स्टॉप बिट, डेटा बिट और ये सारी चीज़ें सेम VFD के अंदर सेट कर दूंगा। और क्या करूंगा, एक कम्युनिकेशन केबल लूंगा, उसको PLC पे और दूसरी तरफ VFD पे जोड़ दूंगा और कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये जो डाटा है, मान लीजिए मेरे को ये डाटा है, ये मेरे को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करना है, मेरा कम्युनिकेशन होने लग जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए मेरे को अगर किसी कंप्यूटर से किसी PLC पे डाटा भेजना है, तो मैं सेम पैरामीटर सेट कर दूंगा अपने कंप्यूटर के अंदर और सेम कर दूंगा PLC के अंदर, और जो कम्युनिकेशन केबल है दोनों में कनेक्ट कर दूंगा, और जो डेटा का जो मेरा ट्रांसमिशन है वो हो जाएगा, डेटा मेरा कंप्यूटर से PLC के अंदर पहुंच जाएगा, PLC से VFD में पहुंच जाएगा, PLC से HMI के अंदर पहुंच जाएगा। जैसे सेम ब्लूटूथ के केस में हुआ था, मोबाइल से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल में, मोबाइल से म्यूजिक सिस्टम में, अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। और क्या मिलेगा, सेम सेटिंग मिलेगी आपको, सेम दोनों सेटिंग करनी है जो 4 सेटिंग मैंने आपको बताई थी। तो इस तरीके से RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमारा काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये रहता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर सेट करनी रहती हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं।
ये भाई इसमें भी वही सेम है, उसमें भी सेम है, तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। उन सारे स्टैंडर्डों का इस्तेमाल हर एक मैन्युफैक्चरर करता है। इसके अंदर जो है सिग्नल का स्टैंडर्ड रहता है। इसके अंदर क्या रहता है, सिग्नल का स्टैंडर्ड रहता है कि जो वोल्टेज है उसका जो सिग्नल का लेवल है वो सेम रहेगा। RS-232 जो भी डिवाइसेस के, जिस भी डिवाइस के अंदर होगा हमारा, उसके अंदर जो वोल्टेज है वो कॉमन रहेगा, वोल्टेज और सिग्नल का जो लेवल है वो सेम रहेगा, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो एक तो होगा हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक। अभी मैं बता रहा हूँ कि RS-232 जो स्टैंडर्ड है वो क्या क्या चीज़ें इंश्योर करता है, कैसे ये डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। डिवाइस में तो बस वही कनेक्ट करना है आपको, जो 4 पैरामीटर मैंने आपको बताए वो सेट करो और उसकी केबल बनाओ और एक केबल को जोड़ो आपस में और आपका काम हो जाएगा। केबल का भी स्टैंडर्ड है, वो भी आपको बताऊंगा। जैसे पैरामीटर का स्टैंडर्ड है ना, वैसे ही केबल का स्टैंडर्ड है, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये सारे कौन से स्टैंडर्ड हैं वो उसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूं। तो एक तो क्या होता है, देखिए जी, वोल्टेज का स्टैंडर्ड होता है कि जो भी डिवाइसेस होंगे उनके वोल्टेज जो है वो लेवल सेम रहेंगे। दूसरा कॉमन पिन वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब जो केबल होती है ना वो भी स्टैंडर्ड रहती हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बना रहा है कोई कुछ बना रहा है, पिन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका सेम रहेगा। और मैकेनिकल इंटरफेस कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो कनेक्टर वगैरह हैं, मैंने आपको बताया था कि या तो 25 पिन वाला DB9 कनेक्टर होगा या फिर 9 पिन वाला आपका DB9 कनेक्टर होगा। मैकेनिकल इंटरफेस भी आपके स्टैंडर्ड रहेंगे। और जो मिनिमम अमाउंट होगा कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन DT एंड DC वो मिनिमम रहेगा। अब देखिए इसके अंदर, इसका मेरा मतलब क्या है सारी चीज़ें कहने का। मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है, एक PLC है, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को एक केबल को जोड़ना है इस कंप्यूटर से और दूसरी तरफ इसको जोड़ देना है PLC से और वो पैरामीटर सेट करने हैं और मेरा कम्युनिकेशन हो जाएगा। जो इस केबल के अंदर कनेक्टर यूज़ किया जाएगा वो भी स्टैंडर्ड होगा, वो 9 पिन का होगा। अगर आप RS-232 की कोई भी केबल देखोगे, चाहे वो किसी भी कंपनी के द्वारा बनाई गई हो, आपको ये DB9 कनेक्टर ही उसके अंदर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये मैकेनिकल इंटरफेस कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में स्पेसिफाई किया गया है। आपकी जो केबल की वायरिंग मिलेगी वो भी आपका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम मिलेगा, ठीक है। वोल्टेज का जो लेवल मिलेगा वो भी आपका सेम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो ये है RS-232 है ये इंश्योर करता है। RS-232 प्रोटोकॉल क्या क्या चीज़ इंश्योर करता है वो बता रहा हूँ। एक तो वोल्टेज के लेवल को सेम रखना है, ठीक है, सेम रहेगा। पिन की वायरिंग सेम रहेगी। इंटरफेस जो है RS 25 पिन और 9 पिन ये सेम रहेगा। ये क्यों बता रहा हूँ कि कोई आपसे पूछे कि यार RS-232 के अंदर हमेशा जो कनेक्टर है वो D टाइप 9 पिन का ही क्यों होता है, 25 पिन का ही क्यों होता है? अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो उसका क्या आंसर होगा? उसका ही आंसर होगा ये इसलिए होता है जी क्योंकि जो RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो मैकेनिकल इंटरफेस कैरेक्टरिस्टिक भी स्पेसिफाई करता है और उसके अंदर ये बताया गया है कि जो मैकेनिकली इंटरफेस होगा वो कैसे होगा। तो उसमें ये लिखा गया है कि इसके अंदर सिर्फ आप 2 ही कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो 25 पिन DB9 या 9 पिन DB9, इसलिए ये स्टैंडर्ड होते हैं। अब वो सारी चीजें मैं आपको बताने के लिए सिर्फ समझा रहा हूं कि कैसे आपको इसको स्टैंडर्ड के फॉर्म में समझना है। अब देखिए जो वोल्टेज का लेवल है ये थोड़ी डेप्थ की बातें हैं। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रही ना तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इनसे रियल लाइफ में काम करते पता नहीं चलता। आपको सिर्फ रियल लाइफ में 2 डिवाइसेस को अगर को जोड़ना है तो मैंने वो जो 4 पैरामीटर बताए हैं वो सेट करने हैं और केबल को एक दूसरे से जोड़ देना है, जो भी उनकी कम्युनिकेशन केबल है, आपका काम हो जाएगा। अब ये मैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में बता रहा हूँ कि जो डिवाइस के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, जो सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसकी बारे में बात कर रहे हैं। वोल्टेज और सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो। अब देखिए जो RS-232 रहता है इसके अंदर जो सिग्नल है, जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफर होता है, वो वोल्टेज की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। तो इसमें जो वोल्टेज रहती है हमारी +3 वोल्ट या +15 वोल्ट, -3 वोल्ट और -15 वोल्ट, ये हमारा जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वोल्टेज का लेवल रहता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब आपकी -3 वोल्टेज हो जाएगी, जब आपकी -3 या -3 टू -15 वोल्ट होगी तो आपका जो है ट्रांसमीटर से आपका क्या जाएगा, बिट जो है वो आपका 1 रहेगा, और जब प्लस होगा आपका तो आपका बिट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि जो बिट आपके ट्रांसफर होते थे, जो मैंने आपको बताया था कि जो बिट आपके ट्रांसफर हो रहे थे, जो डेटा बिट थे, वो कैसे रहेंगे। देखिए इस तरीके से रहेगा कि एक स्टार्ट बिट आपका, सबसे पहले स्टार्ट बिट आएगा, ये आप सेट करते हो 1 या 2। उसके बाद ये आपका डाटा रहता है 7 बिट का या 8 बिट का जो भी डाटा, और उसके बाद आपकी पैरिटी बिट लास्ट में आती है ऐसे, और फिर आपकी स्टॉप बिट आती है। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें सेट करते हो। तो ये जो डेटा ट्रांसमिशन होगा इंटरनली, उसके बारे में बताया गया कि अंदर डिवाइसेस के
कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, कैसे डेटा ट्रांसमिशन होता है, अगर आपको उसको समझना है तो ये इन डेप्थ आपको चीज़ बताई गई है कि इस तरीके से RS-232 काम करता है। जब आपकी बिट 0 है तो आपका जो वोल्टेज का लेवल रहेगा वो प्लस में रहेगा, और जब बिट आपकी 1 है तो आपका वोल्टेज का लेवल माइनस के अंदर रहेगा। इस तरीके से आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होगा। तो ये था इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, वोल्टेज सिग्नल स्टैंडर्ड के बारे में, RS-232 के बारे में ये बताया गया है। अब यहाँ पे ए लॉजिक 0 रिप्रेजेंटेड बाय ड्रिवन वोल्टेज बिटवीन 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट एंड लॉजिक 1 इज बिटवीन 15 वोल्ट -5 वोल्ट एंड -15 वोल्ट, जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था। अब कॉमन पिन वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या मतलब था, देखिए जो DB9 कनेक्टर है इसके अंदर जो पिन है वो स्टैंडर्ड रहेंगी। अगर आपको किसी कम्युनिकेशन का केबल बनाना है RS-232 के अंदर, आप सिर्फ कम्युनिकेट करना चाहते हो, मेरे पास मान लीजिए एक ये डिवाइस है A, एक ये डिवाइस है B, तो मेरे को सिर्फ कुछ नहीं करना, ये स्टैंडर्ड केबल दिए गए हैं, मैं केवल सिर्फ अपना 2 वायर जोड़ के कर सकता हूँ, 3 वायर जोड़ के इसके अंदर कर सकता हूँ, एक ग्राउंड का, एक TX और एक RX। अब आपको सिर्फ दोनों डिवाइसेस की देखनी है कि RD ठीक है और TD पिन कौन सी है। आपको RD ठीक है इस तरफ इस डिवाइस की RD पिन और उस डिवाइस के TX के साथ, और इधर की TD पिन उधर के RX के साथ, मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर, रिसीवर ट्रांसमीटर को आपको आपस में कनेक्ट कर देना है और एक ग्राउंड को आपको कनेक्ट कर देना है दोनों को, और आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये जो इस कनेक्टर के अंदर पिनें रहती हैं उसके बारे में बताया गया है कि ये जो पिन है ये हमेशा स्टैंडर्ड रहेंगी। ये पिन यहाँ पे बताई गई हैं, आप देखिए सॉरी, ये जो पिन है ये पिन की डिटेल यहाँ पे दी गई है, ये सारी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हो। देखिए कोड रहेगा, 1 नंबर पिन है वो DCD रहेगी, डाटा कैरियर डिटेक्ट, 6 नंबर पिन DSR रहेगी, 2 नंबर पिन रिसीव डाटा लाइन रहेगी, 7 नंबर पिन रिक्वेस्ट टू सेंड रहेगी, 3 नंबर पिन ट्रांसमिट डाटा लाइन रहेगी, 4 नंबर पिन CTS रहेगी, क्लियर टू सेंड, 4 नंबर पिन DTR रहेगी, डाटा टर्मिनल रेडी, RI, 9 नंबर रिंग इंडिकेटर रहेगा। तो ये स्टैंडर्ड रहेगा 9 पिन के कनेक्टर के अंदर। कोई भी आप वायरिंग देखोगे तो आपको चाहे वो किसी भी मैन्युफैक्चरर की हो, यही वायरिंग आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही 25 पिन का यहाँ पे बताया गया है कि जो 25 पिन का कनेक्टर है उसकी डिटेल ये रहेगी। ये सारी आपको इन डेप्थ में नॉलेज बता रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं कुछ और आपको टेक्निकल ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कम्युनिकेशन करने के लिए इसमें कुछ जरूरत नहीं पड़ती आपकी। कम्युनिकेशन केबल का सीधा कम्युनिकेशन करने का सीधा सा तरीका है जो मैंने आपको बताया, आप उसकी कम्युनिकेशन केबल परचेज कीजिए RS-232 की, या फिर आप ड्राइंग उसकी डाउनलोड कीजिए और उस कम्युनिकेशन केबल को सोल्डरिंग करके अपने घर पे बनाइए, और जो 4 पैरामीटर मैंने बताए थे उनको सेट कीजिए, आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आगे मैं स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ कि जो चीज़ स्टैंडर्ड में स्पेसिफाई कर रखी है कि इस पिन पे ये जुड़ेगा, इस पिन पे ये जुड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको किसी भी डिवाइस के अंदर अगर आपको कम्युनिकेशन होगा तो हमेशा जो आपकी RX, जो आपकी 2 नंबर और 3 नंबर पिन होगी, जो 2 नंबर और 3 नंबर पिन होगी DB9 कनेक्टर की, वो क्या होगी, रिसीवर होगी और ट्रांसमीटर होगी। हमेशा 2 और 3 पिन ही आपको RS-232 के अंदर जरूर जुड़ी मिलेंगी। अगर आपके यहाँ पे भी कोई डिवाइस लगे हुए हैं, आप देखना, अगर आपकी कोई PLC HMI के साथ जुड़ी हुई है तो उसके अंदर जो वो कनेक्टर लगा है DB9, उसमें 2 और 3 पे वायर जुड़ी होंगी, दूसरी तरफ वो 2 और 3 पे जुड़ी होंगी। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड रहता है। आप अपने आप खुद से भी कम्युनिकेशन केबल बना सकते हो और परचेज भी कर सकते हो और पैरामीटर सेट करके उसको चला सकते हो। ये 25 पिन के लिए दिया गया है। ठीक है, मैकेनिकल इंटरफेस की मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसके अंदर 25 पिन का और 9 पिन का रहता है। ये स्टैंडर्ड कनेक्टर हमेशा देखने को मिलेंगे। मैकेनिकल इंटरफेस डिफाइन एज 25 पिन D टाइप। इसमें जो स्टैंडर्ड में है वो 25 पिन को स्पेसिफाई किया गया था कि 25 पिन D टाइप का स्टैंडर्ड कनेक्टर रहेगा, बट आजकल हमारा जो 25 पिन का आता नहीं है तो 9 पिन को भी एज ए स्टैंडर्ड कनेक्टर की तरह इसमें यूज़ किया जाता है। और जो इसकी केबल की लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, देखिए ये भी एक जरूरी होता है कि जो केबल की लेंथ रहेगी वो 15 मीटर रहेगी। आप 15 मीटर से ज़्यादा इसके अंदर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और जो स्पीड थी वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बोर्ड रेट के अंदर सिर्फ जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है वो 20 kb की आपको इसके अंदर स्पीड देखने को मिल सकती है। तो RS-232 के अंदर आप क्या कर सकते हो, 2 डिवाइसेस को जोड़ सकते हो, 15 मीटर डिस्टेंस रह सकता है और मैक्सिमम स्पीड कितनी रह सकती है, 20 kb पर सेकेंड की आपकी मैक्सिमम स्पीड रह सकती है। ये था इसका RS-232 का। अब
अब इसके यूजेस क्या हैं वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी PLC है, मैं उसको HMI के साथ कनेक्ट करूँ, तो जो पैरामीटर मैं RS-232 के इधर सेट करूँगा, इधर सेट करूँगा, ये जो केबल है एक तरफ PLC में इधर लग जाएगी, HMI में इधर लग जाएगी और मेरा कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ किसी लैपटॉप या कंप्यूटर को PLC से कनेक्ट कर लूँ, तो सिंपल सा फंडा है, इस केबल को यहाँ जोड़ूंगा, इस केबल को इधर जोड़ूंगा और इसको मैं आपस के अंदर कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफर कर लूँगा। इसके यूजेस क्या है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए है, किसी इंस्ट्रूमेंट के डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ, सेम कम्युनिकेशन केबल जोड़ूंगा, पैरामीटर सेट करूंगा, हो जाएगा। PLC से किसी VFD को जोड़ना चाहता हूँ, हो जाएगा। एक कम्युनिकेशन केबल लगाऊंगा VFD के साथ और एक जोड़ूंगा PLC के साथ दूसरी तरफ, और मैं पैरामीटर सेट करूंगा दोनों में, इसमें भी सेम पैरामीटर सेट करूंगा, इसमें भी सेम पैरामीटर। कौन से? वही जो बॉर्डर रेट, पैरिटी बिट, स्टॉप बिट, डेटा बिट बताए थे, 4 पैरामीटर। अगर मान ली किसी HMI को जोड़ना चाहता हूँ, किसी सर्वो को जोड़ना चाहता हूँ, सेम तरीके से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। जो स्टैंडर्ड है सिग्नल का, इसके अंदर क्या रहता है, -5 वोल्ट, -15 वोल्ट, 5 वोल्ट और +15 वोल्ट इसके अंदर स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, ये कुछ इसकी टेक्निकल सिग्नल की हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मिनिमम -2 का नॉइस लेवल रहता है। ये इसका सिग्नल का जो ट्रांसमिशन का रहता है ग्राफ, वो रहता है कि कैसे आपका सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है, क्या वोल्टेज का फंक्शन रहता है, -3 पे, +3 पे, जो बीच में थोड़ा सा ये बचता है हमारा, ये नॉइस लेवल के लिए हमारा बच जाता है। तो ये सारी स्टैंडर्ड से रेटेड बताई गई हैं। DC इक्विपमेंट कनेक्टर जो होते हैं हमारे, मतलब जो रिसीवर होते हैं, जैसे HMI है, जो HMI की तरफ आपको जनरली फीमेल टाइप ही कनेक्टर देखने को मिलेगा। DET कनेक्टर हमेशा मेल टाइप होगा। मतलब अगर आपका जो 2 डिवाइस हैं DC और DET, तो मेल किस तरफ रहेगा, DET की तरफ रहेगा। ठीक है जी, और फीमेल किस तरफ रहेगा, DC की तरफ रहेगा। मान लीजिए HMI के साथ आपने PLC को जोड़ा है, तो आपकी फीमेल टाइप जो है वो किस तरफ लगी होगी, HMI की तरफ लगी होगी। ये बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, DET क्या करेगा, कंप्राइज करेगा डाटा सोर्स, लिंक और बोथ इसको। ठीक है, DC प्रोवाइड करेगा फंक्शन टू एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड टर्मिनेट ए कनेक्शन एंड कोड टू डिकोड द सिग्नल बिटवीन DET एंड DC। ये स्पेसिफिकेशन है, आप याद कर लो तो आपके लिए अच्छा है, आपको सारी नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी। ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया कि ये रिवाइज भी होता रहता है। ठीक है, रिवाइज लास्ट हुआ था जैसे जब ये बना था तो 1969 में पहले हुआ, 1986 के अंदर EIA 232D हो गया। ठीक है, उसके बाद अलग अलग इसके वर्जन आते रहते हैं, ये रिवाइज होता रहता है। ये रिवीजन के बारे में थोड़ा सा इसके बताया गया है। तो ये था RS-232 का कि RS-232 कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ